बच्चों, आज हम क्लास 9 की हिंदी बुक स्पर्श के पाठ 2 के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। सबसे पहले लेखक परिचय, उसके बाद पाठ का सारांश, उसके बाद प्रश्न अभ्यास और भाषा अध्ययन भी करेंगे। बच्चों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। समय समय पर हम प्रतियोगिता कराते रहते हैं, जिसमें शामिल होकर आप बहुत अच्छे रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इस वीडियो को 3-4 बार देखने के बाद ये पाठ तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अपनी सुविधा के लिए कैप्शन भी ऑन कर सकते हो। अब हम इस पाठ की लेखिका बछेंद्री पाल के जीवन के बारे में बता रहे हैं। 24 मई 1954, उत्तरांचल के चमोली जिले का एक छोटा सा गांव बम्पा। यही जन्मी एक साधारण सी लड़की, लेकिन सपनों की ऊंचाई एवरेस्ट से भी ऊंची। नाम था बछेंद्री पाल। माँ हसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान बचेंद्री। पर हालात कुछ आसान नहीं थे। पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हो गया, लेकिन जब इरादे बुलंद हों तो रास्ते खुद बनते हैं। बछेंद्री ने सिलाई कढ़ाई करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। 10वीं के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके पिता को समझाया, इस बच्ची में कुछ खास है, इसे पढ़ने दो। और फिर शुरू हुआ उनका सफर। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने संस्कृत से MA किया, फिर B.Ed की डिग्री हासिल की। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बछेंद्री को बचपन से ही पहाड़ों से प्यार था, पर समाज लड़कियों को नाजुक समझता था। जब उनका बड़ा भाई उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने से रोकता और उनसे 6 साल छोटे भाई को चढ़ने देता, तो बछेंद्री को बुरा लगता। सोचती थी, जो छोटा भाई कर सकता है, वो बहन क्यों नहीं कर सकती। उनका परिवार कुछ महीने ऊंचाई वाले गांव में और कुछ महीने तराई में रहता था। जब तराई में होते तो बछेंद्री को रोज 5-6 मील की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाना होता था। यही चढ़ाई उनकी आदत बन गई, और फिर बन गया सपना, सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट को छूने का। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान के लिए महिलाओं की तलाश शुरू की, और बछेंद्री चुनी गई। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलता पाई। कई महीनों की कठिन मेहनत, अभ्यास और साहस के बाद वो दिन भी आया जब उन्होंने एवरेस्ट के लिए कूच किया। और हाँ, एवरेस्ट विजय की ये पूरी रोमांचक यात्रा बछेंद्री ने खुद कलमबद्ध की। उनके द्वारा लिखित शब्दों में एक ऐसा जादू है जो पाठक को उनके साथ साथ कदम मिलाते हुए शिखर की ओर खींच ले जाता है। मानो हर बर्फ का तूफान, हर डर, हर जोखिम आप खुद महसूस कर रहे हों। बछेंद्री पाल, एक नाम जो आज भी हर बेटी को ये यकीन दिलाता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बस जरूरत होती है उसे सच मानने की और उससे भी बड़ी हिम्मत की। अब हम इस पाठ की व्याख्या सरल भाषा में कर रहे हैं। नंबर 1, यात्रा की शुरुआत। 7 मार्च को अभियान दल दिल्ली से काठमांडू रवाना हुआ। एक अग्रिम दल पहले ही भेजा गया था ताकि बेस कैंप तक के कठिन रास्ते को साफ कर सके। नंबर 2, नमचे बाजार और एवरेस्ट का पहला दृश्य। नमचे बाजार शेरपाओं का प्रमुख इलाका है। यहीं से बछेंद्री ने पहली बार एवरेस्ट को देखा। उन्होंने सागरमाथा नाम, एवरेस्ट का नेपाली नाम, को सुंदर और प्रभावशाली माना। नंबर 3, एवरेस्ट की कठिनाइयां और डर। शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती बर्फ एक ध्वज की तरह दिखाई देती थी। ये दृश्य रोमांचक था, लेकिन तूफानों की जानकारी डराने वाली भी थी। बावजूद इसके, बछेंद्री एवरेस्ट की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। 4, दुखद घटनाएं। रास्ते में हिमस्खलन से एक शेरपा कुली की मृत्यु और 4 घायल हो गए। एक रसोई सहायक की मृत्यु भी जलवायु की प्रतिकूलता के कारण हुई। इन घटनाओं से दल में निराशा छा गई, पर कर्नल खुल्लर ने समझाया कि ऐसे अभियानों में खतरे स्वाभाविक है। 5, खुम्भू हिमपात और जोखिम। खुम्भू हिमपात बहुत ही खतरनाक और अस्थिर था। बर्फ की दरारें, गिरती चट्टानें और हिमविदर अभियान को बेहद कठिन बना रही थी। 6,
अभ्यास और तैयारी। डॉक्टर मीनू मेहता ने सभी को तकनीकी प्रशिक्षण दिया। बछेंद्री और रीता गोम्बू ने सामान के साथ चढ़ाई की और कैंपेक पर पहुंचने वाली पहली महिलाएं बनी। 7. हिमस्खलन का भयावह अनुभव। एक रात लोहत से ग्लेशियर से बर्फ का विशाल टुकड़ा गिरा और तंबू दब गया। बचेंद्री बर्फ में दब गई, लेकिन लोब्सांग की मदद से समय रहते बचा ली गई। ये एक चमत्कार था कि कोई मरा नहीं। 8. बहादुरी और निडरता। इतनी भयंकर घटना के बाद भी बछेंद्री ने वापसी से इनकार किया। वे अपने दल की सहायता करने के लिए जोखिम उठाकर आगे बढ़ी, जिससे उनकी साहसिक भावना झलकती है। 9. अंतिम चढ़ाई की तैयारी। साउथ कोल पर पहुंचकर चढ़ाई की अंतिम तैयारियां हुईं। अंगदोरजी ने बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने का निश्चय किया और बछेंद्री उनके साथ हो गई। 10. शिखर की ओर यात्रा। दोनों ने बिना रस्सी के चढ़ाई शुरू की और बहुत कम समय में शिखर कैंप पहुंच गए। उन्होंने बर्फीली दीवारों पर फावड़े से रास्ता बनाकर खतरनाक स्थानों को पार किया। 11. कठिन परिस्थितियों में सफलता। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी, हवा तेज होती गई और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से बछेंद्री को राहत मिली और वे आगे बढ़ती रहीं। अंत में उन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया। बच्चों, इस पाठ का सार ये है कि ये पाठ साहस, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और मातृभूमि के लिए गौरव का प्रतीक है। बछेंद्री पाल ने अपनी मेहनत, निडरता और सकारात्मक सोच से हर कठिनाई को पार किया और भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता बनी। बच्चों, अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करते हैं। यहाँ पर एवरेस्ट, मेरी शिखर यात्रा पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। मौखिक प्रश्न क 1-2 पंक्तियों में उत्तर। मौखिक प्रश्न 1. अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर: अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। मौखिक प्रश्न 2. लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? उत्तर: लेखिका को सागरमाथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसका अर्थ है सागर का माथा, जो एवरेस्ट की ऊंचाई को दर्शाता है। मौखिक प्रश्न 3. लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? उत्तर: लेखिका को तेज हवाओं में लहराता हुआ बर्फ का बड़ा फूल ध्वज जैसा प्रतीत हुआ। मौखिक प्रश्न 4. हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? उत्तर: हिमस्खलन से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 4 घायल हुए। मौखिक प्रश्न 5. मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? उत्तर: कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। मौखिक प्रश्न 6. रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर: रसोई सहायक की मृत्यु खंभू हिमपात क्षेत्र में पहाड़ी धसकने से हुई। मौखिक प्रश्न 7. कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? उत्तर: कैंप 4 29 अप्रैल 1984 को साउथ कोल में 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया। मौखिक प्रश्न 8. लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? उत्तर: लेखिका ने शेरपा कुली को बताया कि वह बिल्कुल नौसिखिया है और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। मौखिक प्रश्न 9. लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? उत्तर: कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है। अब लिखित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। क 25 से 30 शब्दों में उत्तर। प्रश्न 1. नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? उत्तर: एवरेस्ट को नजदीक से देखकर लेखिका भौंचक्की रह गईं। उन्हें टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली चोटियां बहती हुई नदी जैसी प्रतीत हुईं। प्रश्न 2. डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? उत्तर: डॉक्टर मीनू मेहता ने अस्थायी पुलों के निर्माण, रस्सियों के उपयोग, बर्फ की दीवारों पर रस्सियां बांधने और अग्रिम दल के अभियंत्रण कार्यों की जानकारी दी। प्रश्न 3. तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? उत्तर: तेंजिंग ने कहा कि लेखिका एक पर्वतीय लड़की है और उन्हें पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए।
प्रश्न 4। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? उत्तर, लेखिका को जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी, लेकिन वे पीछे रह गए, जिससे उन्हें अकेले ही चढ़ाई करनी पड़ी। प्रश्न 5। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? उत्तर, लोब्सांग ने रास्ते में गिरी बर्फ को हटाकर और चट्टानों को साफ करके तंबू तक पहुंचने का मार्ग बनाया। प्रश्न 6। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? उत्तर, लेखिका ने पूजा अर्चना की, आवश्यक उपकरण तैयार किए और मानसिक रूप से स्वयं को चढ़ाई के लिए तैयार किया। ख 50 से 60 शब्दों में उत्तर। प्रश्न 1। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उत्तर, प्रेमचंद ने बताया कि खंभू हिमपात क्षेत्र में ग्लेशियर की स्थिति अनिश्चित है। उन्होंने चेताया कि बर्फ के गिरने से पहले बनाए गए पुल और रास्ते नष्ट हो सकते हैं, जिससे मार्ग फिर से बनाना पड़ सकता है। प्रश्न 2। हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? उत्तर, हिमपात के दौरान बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं, जिससे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे पहले बनाए गए पुल और मार्ग नष्ट हो सकते हैं और नया मार्ग बनाना पड़ता है। प्रश्न 3। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? उत्तर, लेखिका के तंबू पर एक बड़ा बर्फ का पिंड गिरा, जिससे तंबू क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने तुरंत बाहर निकलकर स्थिति का जायजा लिया और पुनः तंबू की मरम्मत की। प्रश्न 4। लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया? उत्तर, कीज को विश्वास नहीं हुआ कि लेखिका एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच गई है। उनकी सफलता देखकर वो आश्चर्यचकित और हक्का बक्का रह गया। प्रश्न 5। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए? उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान कुल 5 कैंप बनाए गए थे। बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 और कैंप 4। ये कैंप अलग अलग ऊंचाइयों पर स्थित थे, जहां पर्वतारोहियों को विश्राम, एक्लाइमेटाइजेशन और उपकरणों के समायोजन की सुविधा मिलती थी। कैंप 4 साउथ कोल पर था, जहां से अंतिम चढ़ाई शुरू हुई। प्रश्न 6। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? उत्तर, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी बर्फ से ढकी हुई थी और तेज हवा चल रही थी। शिखर के पास ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। शिखर पर खड़े रहना कठिन था, लेकिन चारों ओर का दृश्य अत्यंत मनोहर और गर्व से भर देने वाला था। वातावरण अत्यधिक चुनौतीपूर्ण था। प्रश्न 7। सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? उत्तर, बचेंद्री ने हिमस्खलन के दौरान घायल साथियों की मदद की, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और मानसिक रूप से उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने दल के हर सदस्य के साथ मिलजुल कर कार्य किया। यह उनके सहयोग, नेतृत्व और मानवीय संवेदनशीलता का परिचायक है, जो सम्मिलित अभियान की भावना को दर्शाता है। ग निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। 1। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। आशय, इस वाक्य का अर्थ है कि एवरेस्ट जैसी जोखिम भरी चढ़ाई में खतरों और मृत्यु की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसे अभियान में भाग लेने वालों को मानसिक रूप से इतना मजबूत होना चाहिए कि वे इन खतरों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर सकें और बिना डर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। 2. सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। आशय, इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि एवरेस्ट की यात्रा में जमीन के फटने और गहरे बर्फ के गड्ढों, हिमविदर में गिरने का डर हमेशा बना रहता है। इसके अलावा लगातार हो रहे हिमपात से जानमाल की हानि की आशंका भी बनी रहती है, जिससे यात्रा और भी अधिक भयावह हो जाती है। 3. बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया।
आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। आशय: ये वाक्य लेखिका की आस्था और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ माता पिता को भी स्मरण किया। यह क्षण उनके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और कृतज्ञता का प्रतीक भी था। अब हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के अनुसार भाषा अध्ययन कर रहे हैं। 1. इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर कीजिए। 1. निहारा है। पाठ में निहारा है का प्रयोग लेखिका ने एवरेस्ट शिखर को ध्यान से देखने के संदर्भ में किया है। इसका अर्थ है गहराई से देखना या एकटक निहारना। ये भाव उस क्षण की अनुभूति को दर्शाता है जब लेखिका ने एवरेस्ट को नजदीक से देखा। 2. धसकना। पाठ में धसकना शब्द का प्रयोग बर्फ की सतह के अचानक नीचे बैठने या टूटने के लिए हुआ है। यह पर्वतारोहण के दौरान आने वाले प्राकृतिक खतरों में से एक है। 3. खिसकना। यह शब्द बर्फ या चट्टानों के नीचे की ओर फिसलने को दर्शाने के लिए प्रयोग हुआ है। यह उस परिस्थिति का चित्रण करता है जब हिमस्खलन होता है और बर्फ का एक भाग नीचे की ओर खिसकने लगता है। 4. सागरमाथा। सागरमाथा नेपाल में एवरेस्ट का नाम है, जिसका अर्थ होता है समुद्र का मस्तक या सिर। लेखिका को ये नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यह पर्वत की भव्यता और ऊंचाई को दर्शाता है। 5. जायजा लेना। इसका अर्थ है किसी स्थिति का निरीक्षण या मूल्यांकन करना। पाठ में इसका प्रयोग पर्वतारोहण की तैयारी और स्थिति का अवलोकन करने के अर्थ में किया गया है। 6. नौसिखिया। इसका अर्थ है नया या अनुभवहीन व्यक्ति। पाठ में ये शब्द उस स्थिति को दिखाता है जब लोग लेखिका को पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने के कारण अनुभवहीन मानते थे। अब बच्चों निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बिना विराम चिन्हों के। क. उन्होंने कहा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। अब विराम चिन्ह लगाकर पढ़ते हैं। क. उन्होंने कहा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। बिना विराम चिन्हों के। ख. क्या तुम भयभीत थी? विराम चिन्ह लगाकर। ख. क्या तुम भयभीत थी? बिना विराम चिन्हों के। ग. तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? विराम चिन्ह लगाकर। ग. तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? बच्चों अब एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के अनुसार नीचे दिए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दयुग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण: हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। अब इन शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग करना है। टेढ़ी मेढ़ी, हक्का बक्का, गहरे चौड़े, इधर उधर, आसपास, लंबे चौड़े। ये रहे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के अनुसार शब्द युग्मों के वाक्य प्रयोग। 1. टेढ़ मेढ़ी। एवरेस्ट पर चढ़ाई के रास्ते टेढ़ मेढ़ी और फिसलन भरे थे। 2. हक्का बक्का। बचेंद्री पाल को अचानक देखकर कि हक्का बक्का रह गया। 3. गहरे चौड़े। हिमविदर गहरे चौड़े थे जिनमें गिरने का खतरा हमेशा बना रहता था। 4. इधर उधर। हिमपात के कारण इधर उधर चारों ओर बर्फ की मोटी परत जम गई थी। 5. आसपास। साउथ कोल कैंप के आसपास का वातावरण बहुत ही भयावह था। 6. लंबे चौड़े। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए लंबे चौड़े तैयारियों की आवश्यकता होती है। 4. उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बनाइए। उदाहरण: अनुकूल, प्रतिकूल, नियमित, विख्यात, आरोही, निश्चित, सुंदर। उत्तर देखें। शब्द और उनके विलोम शब्द। 1. नियमित, अनियमित। 2. विख्यात, अल्पज्ञात बटा गुमनाम। 3. आरोही, अवरोही। 4. निश्चित, अनिश्चित। 5. सुंदर, कुरूप। बच्चों अब हम निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाते हैं, जैसे पुत्र, सुपुत्र, वास, व्यवस्थित, कूल, गति, रोहन, रक्षित। उत्तर देखते हैं। 1. वास निवास। 2.
व्यवस्थित सुव्यवस्थित। 3 कूल अकूल बटा विकूल। 4 गति प्रगति। 5 रोहन अवरोहन बटा पुनरोहन। 6 रक्षित संरक्षित। 6 अब हम निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। अगले दिन, कम समय में, कुछ देर बाद, सुबह तक। क मैं ये कार्य कर लूंगा। ख बादल घिरने के, ही वर्षा हो गई। ग उसने बहुत, इतनी तरक्की कर ली। घ नांकेसा को, गाँव जाना था। अब उत्तर देखते हैं। क मैं ये कार्य कम समय में कर लूंगा। ख बादल घिरने के ही कुछ देर बाद वर्षा हो गई। ग उसने कम समय में इतनी तरक्की कर ली। यदि बहुत लिखा हो तो उसे हटाकर कम समय में ही उपयुक्त रहेगा। घ अगले दिन नांकेसा को गाँव जाना था। चलिए अब योग्यता विस्तार करते हैं। नंबर 1, इस पाठ में आए 10 अंग्रेजी शब्दों का चयन कर उनके अर्थ लिखते हैं। अंग्रेजी शब्द अर्थ। हिंदी में कैंप शिविर, टेंट तंबू, वॉकी टॉकी मशीन यंत्र, दल टीम, रिपोर्ट विवरण, मिशन अभियान, बेस कैंप आधार शिविर, पॉइंट बिंदु स्थान, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, यूनिफॉर्म वर्दी। नंबर 2, पर्वतारोहण से संबंधित 10 चीजों के नाम लिखते हैं। 1 रस्सी। 2 बर्फ कुल्हाड़ी आइस एक्स। 3 ऑक्सीजन सिलेंडर। 4 बर्फ के जूते क्रैम्पिन्स। 5 तंबू। 6 रेनकोट। 7 ग्लव्स दस्ताने। 8 हेलमेट। 9 वॉकी टॉकी। 10 बैकपैक पिट्ठू बैग। नंबर 3, तेंजिंग शेरपा की पहली चढ़ाई के बारे में जानकारी लेते हैं। तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने 29 मई 1953 को सर एडमंड हिलेरी के साथ मिलकर पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव इतिहास में सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखा। ये उपलब्धि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। नंबर 4, इस पर्वत का नाम एवरेस्ट क्यों पड़ा? आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश काल में भारत के सर्वेयर जनरल थे। 1865 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इस चोटी को आधिकारिक रूप से माउंट एवरेस्ट नाम दिया। हालांकि स्थानीय लोग इसे तिब्बती में चोमोलुंगमा और नेपाली में सागरमाथा कहते हैं। चलिए अब परियोजना कार्य करते हैं। नंबर 1, आगे बढ़ती भारतीय महिलाओं की पुस्तक पढ़कर उनसे संबंधित चित्रों का संग्रह करना है एवं संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करके लिखनी। क पीटी उषा। ख आरती साहा। ग किरण बेदी। क पीटी उषा। पीटी उषा भारत की महान धाविका है, जिन्हें पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया। 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में वे मात्र 0.01 सेकंड से कांस्य पदक से चूक गईं, लेकिन उनका प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। ख आरती साहा। आरती साहा भारत की पहली महिला तैराक थी, जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया। उन्होंने 1959 में ये उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आरती साहा ने महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा बनकर एक नई राह दिखाई। ग किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। उन्होंने पुलिस सेवा में अनुशासन, ईमानदारी और सुधार की नई मिसाल कायम की। तिहाड़ जेल में सुधार कार्यों के लिए वे विशेष रूप से प्रसिद्ध हुईं। वे समाज सेवा और नेतृत्व में भी सक्रिय रही है। अब बच्चों, रामधारी सिन्हा दिनकर का लेख हिम्मत और जिंदगी पुस्तकालय से लेकर अवश्य पढ़िए। रामधारी सिन्हा दिनकर के लेख हिम्मत और जिंदगी का सारांश ये है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों से डरना नहीं चाहिए। हिम्मत और आत्मविश्वास से ही हम विपरीत परिस्थितियों को जीत सकते हैं। डर और असफलता से भागने के बजाय उनका डटकर सामना करना ही असली जीवन है। साहस ही जीवन की असली पहचान है। बच्चों, मन के हारे हार है,
मन के जीते जीत इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए। हम आपको इस विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में रमेश नाम का लड़का था। वह पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए सब उसे ताने मारते थे। लेकिन उसकी माँ ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। रमेश ने ठान लिया कि वह मेहनत करेगा। दिन रात लगन से पढ़ा और परीक्षा में पूरे गांव में प्रथम आया। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे विजेता बना दिया। अब हम शब्दार्थ और उनकी टिप्पणियां देखते हैं। अभियान, चढ़ाई, आगे बढ़ना, किसी काम के लिए प्रतिबद्धता। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, कठिन मार्ग। हिमपात, बर्फ का गिरना। आकर्षित, मुग्ध होना, आकृष्ट होना। अवसाद, उदासी। ग्लेशियर, बर्फ की नदी। अनियमित, नियम विरुद्ध, जिसका कोई नियम न हो। आशाजनक, आशा उत्पन्न करने वाला। भौंचक्की, हैरान। अव्यवस्थित, व्यवस्थाहीन, जिसमें कोई व्यवस्था न हो। प्रवास, यात्रा में रहना। हिमविदर, दरार, तरेड़। आरोही, ऊपर चढ़ने वाला। विख्यात, मशहूर, प्रसिद्ध। अभियांत्रिकी, तकनीकी। नौसिखिया, नया सीखने वाला। विशालकाय पुंज, बड़े आकार के बर्फ के टुकड़े, ढेर। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। आरोहण, चढ़ना, ऊपर की ओर जाना। कर्मठता, काम में कुशलता, कर्म के प्रति निष्ठा काम। उपस्कर, आरोही की आवश्यक सामग्री। शंकु, नोक। उपलब्धि, प्राप्ति। जोखिम, खतरा। तो बच्चों, हिंदी स्पर्श के पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा को हमने पूरा समझ लिया है। वीडियो 3-4 बार देख लें तो ये पाठ आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। धन्यवाद।